हेलो बच्चों, इस वीडियो पे हम लोग गॉस लॉ के आगे जाके कुछ चीजें देखेंगे। गॉस लॉ का एप्लीकेशन। उससे पहले बच्चों आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल हम लोग किसके अकॉर्डिंग डिवीजन करते हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस किस पोजीशन पे एक मटेरियल के अंदर रहेगा, उसके बेसिस पे एक मटेरियल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा हॉलो, दूसरा होगा सॉलिड। और हॉलो का भी एक दो पार्ट होगा। हॉलो का दो पार्ट होगा, एक होगा कंडक्टिंग, एक होगा नॉन कंडक्टिंग। एक होगा कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। बच्चों हॉलो और सॉलिड क्या होता है आपको तो पता है। बच्चों एक मटेरियल आपके पास है, मटेरियल के आउटर मोस्ट सरफेस में तो कुछ ना कुछ मास है, पर जब अंदर जाओगे तो अंदर आपको मिलेगा टोटल वैक्यूम। अंदर क्या है बच्चों? वैक्यूम। एंड वैक्यूम इज कवर्ड अप बाय सर्टेन मटेरियल्स इज कॉल्ड हॉलो मटेरियल, हॉलो। और बच्चों दूसरा क्या है? सॉलिड। क्या है बच्चों? सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मतलब अगर सरफेस के आप धीमे धीमे अंदर जाओगे तो देखोगे कि चारों तरफ मटेरियल ही मटेरियल मिलेगा, मास मिलेगा आपको। सो दीज आर कॉल्ड सॉलिड। मतलब किसी भी जगह पे थोड़ा सा भी कोई गैप नहीं मिलेगा, पूरा मटेरियल इज कवर्ड अप बाय सर्टेन मटेरियल्स। There is not a single piece where you can find a vacuum. It is called fully solid material. ठीक है बच्चों? तो सॉलिड और हॉलो क्या होता है ये तो आपको क्लास 7-8 में पढ़ चुके होंगे, बहुत इजी है। पर दिक्कत की बात है कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। बच्चों कंडक्टिंग क्या होता है? कंडक्टिंग मटेरियल हम उन लोगों को बोलते हैं जो जिसके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जैसे कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन नंबर होता है टोटल 11 को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2, 8 एंड 1। तो 2 एंड 8 बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होता है। तो सोडियम का टेंडेंसी होता है ऑलवेज Na+ आयन पे फॉर्म करना, सो दैट सोडियम Na+ आयन इज मोर स्टेबल, क्योंकि वो एक इनर्ट गैस की तरह बन चुका है। तो बच्चों जो आउटर मोस्ट का लेयर का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही लूजली बाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? वो उसका खुद का एटम का आसपास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऑर्बिट को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन मतलब मटेरियल के कोई किसी भी जगह जा सकता है। ये उसका खास बात है। मतलब वो हमेशा एटम के अंदर ही, एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आसपास घूमता है। वो जरूरी नहीं कि वो उस एटम को ही चक्कर मारे, वो उस एटम को थोड़ा सा भी एनर्जी मिले बाहर से तो वो उस एटम को छोड़ के मटेरियल के चारों तरफ किसी भी जगह मूव कर सकता है। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरी टू ट्रांसफर चार्जेस। आपको अगर मान लो कोई भी चार्ज दिया गया है, उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली काम क्या होता है डिटेल में अगर पढ़ना है बच्चों तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। तो फिलहाल ये समझ लेना बच्चों कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन जो एटम के आउटर मोस्ट सरफेस में लूजली बाउंड होता है और वो इलेक्ट्रॉन जिसको जो चार्ज को ट्रांसफर करने में मदद करता है, मतलब चार्ज को एक साइड से दूसरी जगह पे ले जाने में मदद करता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। खैर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको। तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है ये होता है क्या? ये होता है पूरी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, मतलब हैज इनफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग मटेरियल, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है
free electron so that it can transfer charges from one place to another. So has enough number of free electrons so that it can transfer charges from one place to another. तो जो भी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों, उसका एक ही खास बात है बच्चों कि वो चार्ज को, कोई भी एक्सटर्नल चार्ज अगर कंडक्टर के पास आया तो कंडक्टर के एक साइड से वो दूसरी जगह साइड पे इजीली जा सकता है. ये होता है कंडक्टर का प्रॉपर्टी, इट कैन ट्रांसफर चार्जेस. तो बच्चों नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बच्चों? नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. Material, types of material who has no free electron. बच्चों no free electron, that means no transfer of charges. For example, wood. तो बच्चों किसी आदमी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो तो हम वुड के डंडे से उसको पीटते हैं. क्यों? क्योंकि वुड के डंडे से उसको अलग करने की कोशिश करते हैं, सो दैट, क्योंकि वुड क्या है? वुड है एक नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने वाला मटेरियल. तो बच्चों क्या होता है, जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो तो वुड क्या कौन प्रॉपर्टी शो करेगा? वुड वो चार्ज को, जो इंसान वुड को पकड़ रहा है उसके तरफ लेके नहीं आएगा. चार्ज अगर वुड के उस साइड पे है तो इस साइड पे नहीं आएगा. इस साइड पे कोई आदमी वुड को पकड़ रहा है, तो इसीलिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के लिए. तो कोई भी कंडक्टर इस्तेमाल होता है बच्चों. जो भी हमारे आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो सब कंडक्टर के थ्रू होता है. और ये जो वुड होता है, जो कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो बच्चों कभी भी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता. तो दो टाइप का मटेरियल का प्रॉपर्टी है. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे कोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस मटेरियल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया. तो ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है बच्चों? तो बेस्ड अपॉन, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर में जो चीज है, बेस्ड अपॉन द position of electrostatic charges, we divide these four types of materials को हम दो पार्ट में लेके आएंगे. देखो बच्चों, तो ये सब चीज कॉपी कर लेना. ठीक है? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. वो दो पार्ट क्या है अभी हमको बताना है. तो बच्चों, कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर एंड सॉलिड कंडक्टर, ये तीनों एक प्रॉपर्टी शो करता है. वो क्या है बच्चों? कोई भी इन तीनों मटेरियल आप ले लो. इस केस में चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑलवेज reside on the outermost surface. Electrostatic charge always reside on the outermost surface. तो इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आउटरमोस्ट सरफेस में रहेगा, अंदर नहीं आएगा. और बच्चों हॉलो नॉन कंडक्टिंग में ये होता है, चार्ज कैन रिसाइड anywhere on the material. Charge can reside anywhere on the material. ऑन द बोलने से गलत हो जाएगा, ये बोलो इनसाइड द मटेरियल. तो अब इसके केसेस में बच्चों की चार्जेस आउटसाइड सरफेस में क्यों होता है? तो हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ चार्ज, हमने इस चारों को दो पार्ट में डिवाइड किया. हमारे के लिए ये तीनों चीज सेम है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ये तीनों जो मटेरियल है वो एक ही है. हम एक ही मटेरियल की तरह ट्रीट करेंगे, और एक जो है लास्ट वाला वो अलग है.
तो बच्चों हॉलो कंडक्टिंग की केसेस में चार्ज कैसे अंदर नहीं आ सकता? हॉलो के केसेस में तो बच्चों ऑलवेज अंदर क्या है? वैक्यूम। बच्चों मैंने आपको बोला था कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन वेयर देयर इज ए मास। मास नहीं तो चार्ज नहीं, चार्ज नहीं मास है तभी चार्ज है। तो बच्चों जिधर वैक्यूम है, वैक्यूम पे तो चार्ज नहीं रह सकता ना, वैक्यूम पे चार्ज नहीं रह सकता। चार्ज रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए कुछ मटेरियल। मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज रहेगा कहां? ओनली ऑप्शन इज आउटर सरफेस में, क्योंकि उधर कुछ मटेरियल है। आउटर हॉलो क्या होता है? आउटर सरफेस में मटेरियल है, अंदर कुछ नहीं है। तो अंदर कुछ नहीं है मतलब अंदर चार्ज भी नहीं है। मास नहीं तो चार्ज नहीं, और बाहर तो चार्ज मास है तो बाहर इसलिए चार्ज भी रहेगा। सिंपल बात है। तो हॉलो का केस बहुत इजी है, क्योंकि हॉलो का केसेस में चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। ये आपको इमेजिन करके भी बोल सकते हो, कोई अलग ऑप्शन नहीं आ सकता, कोई कंफ्यूजन नहीं आ सकता। पर सॉलिड कंडक्टिंग की केसेस में क्यों होगा? सॉलिड कंडक्टिंग के केसेस में तो सरफेस के अंदर भी तो मटेरियल है ना, तो मटेरियल है तो उधर तो चार्ज रह सकता है। बट बच्चों ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग के केसेस में बच्चों क्या होता है, अगर आप बाहर से चार्ज इंजेक्ट करोगे, मान लो आप बाहर से चार्ज थोड़ा सा इंजेक्ट किया अंदर की तरफ, तो बच्चों क्या होता है, चार्ज कैन फ्लो एनीवेयर इन एंड अराउंड द कंडक्टर। चार्ज कैन फ्लो एनीवेयर इन एंड अराउंड द कंडक्टर। दैट इज व्हाई अगर बच्चों आपने कुछ चार्ज इंजेक्ट किया, वो चार्ज कभी भी किसी भी जगह फ्लो हो सकता है। कंडक्टर का प्रॉपर्टी है चार्ज को एक जगह दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। तो बच्चों मान लो छोटा सा एक चीज बता देते हैं कि मान लो आपने एक स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कुछ चार्ज दे दिया, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया, तो बच्चों उसके पास टेंडेंसी क्या होगा बच्चों? अपने आप को रिपेल करना, अपने आप को रिपेल करना, अपने आप को रिपेल करना। अब क्योंकि सब पॉजिटिव चार्जेस है और कंडक्टर के आसपास चार्ज जा सकता है, कंडक्टर के पास चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ऐसा नहीं कि उधर रहेगा तो उधर ही बता रहेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग तो है नहीं, कंडक्टर है। तो चार्ज को एक दूसरे को रिपेल करके कितना दूर जाएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिपेल करेगा, रिपेल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करेगा। तो जाते जाते कितना दूर जाएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटर सरफेस में जाएगा, उसके बाहर जाएगा तो नहीं जा सकता, तो मटेरियल से अलग हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस बट इट मस्ट बी स्टिक टू द मटेरियल। मटेरियल से बाहर नहीं थोड़ी जा सकता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? आप एक दूसरे को से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, तो दूर भागते भागते कितना जाओगे? रूम से बाहर तो नहीं जा सकते ना, रूम ही आपका आखिरी ऑप्शन है, बदना तो आप रास्ते में आ जाओगे। सही बात है। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को रिपेल करते करते कंडक्टर के एकदम सरफेस में आ जाता है बच्चों। तो कंडक्टर के ओनली ऑप्शन इज चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमने तीन मटेरियल के बारे में डिस्कस किया कि तीन मटेरियल के केसेस में चार्ज कैसे आउटर मोस्ट सरफेस में रिसाइड करता है। बट बच्चों जो चौथा वाला पार्ट है, जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, इसके कैसे बच्चों चार्ज कैसे कि कुछ भी जगह पे रह सकते हैं बच्चों। मान लो बच्चों आपने सेंटर पे चार्ज दे दिया, कुछ चार्ज दिया, ठीक है बच्चों, क्या वो कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर? नॉन कंडक्टर है। तो चार्ज जिस जगह पे है उस जगह से जितना अच्छा नॉन कंडक्टर होगा, हमने आइडियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल चूज किया, आइडियल, और ये आइडियल कंडक्टिंग चूज किया, पर एक्चुअल में होता नहीं है। वास्तव में कोई कंडक्टर के पास 80% कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, 20% नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी का मिक्सचर होता है। तो वैसे भी आइडियली हमने चूज किया, हमने तो थ्योरी पढ़ रहे तो सारा चीज आइडियल है, तो आइडियल है तो नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी का शो करेगा। तो ये जो चार्ज है अपने आप में बहुत टेंशन फील करेगा, क्योंकि आसपास बहुत पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है बच्चों। रिपेल करने से एक दूसरे से बहुत दूर जाने की कोशिश करेगा, बट दूर नहीं जा पाएगा, बहुत ही स्ट्रेस में होने के बावजूद भी पास रहेगा। तो जितना अच्छा नॉन कंडक्टर होगा आपके पास, वो इसको पास दूर भागने नहीं देगा, तो उसी जगह पे वो चिपका हुआ रहेगा। तो दैट इज व्हाई अगर आपके उसके बाद थोड़ा सा और चार्ज दे दिया इधर, ऐसे करके जिधर भी चार्ज दोगे बच्चों उधर ही चार्ज रहेगा। तो अगर बच्चों आपने पूरा स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया बच्चों, पूरा स्फीयर पे अगर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया बच्चों, तो वो चार्ज हमेशा के लिए उस जगह पे ही रहेगा आइडियली। फिर से बोल रहे हैं आइडियली, क्योंकि समय के साथ साथ
कोई भी कंडक्टर अपना प्रॉपर्टी लूज करता है। वो चीज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे आप लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पर आइडियली एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, 100% नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उसके ऊपर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो चार्ज हमेशा उधर ही रहेगा। चार्ज एक पल के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करेगा। दो दे आर हाईली स्ट्रेस्ड, चार्ज के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे भागने की कोशिश करना चाहता है पर कंडक्टर उसको भागने नहीं दे रहा। सॉरी, नॉन कंडक्टर उसको भागने नहीं दे रहा। तो दैट इज व्हाई चार्ज रिसाइड्स ऑन एनीवेयर ऑन द मटेरियल। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हमारे सिलेबस में हम मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कि बच्चों कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्मली हो, उधर उसका भी क्वेश्चन करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केस में देखेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कैसे हम लोग एक तीनों को एक साथ जोड़ दिए और एक को अलग कर दिए, क्यों कैसे बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड और आउटसाइड द कंडक्टर। तो बच्चों इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत था। इसके आगे जो भी हम लोग चीज देखेंगे उस पे ये चीज बहुत काम पे आएगा। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज करेंगे, एक तीनों को एक साथ कैलकुलेशन करेंगे और इसके लिए बच्चों अलग से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों हम लोग ये तीनों केसेस को एक साथ लिखे, इसलिए क्यों? क्योंकि हमने बोला था इन तीनों के केस में चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, सॉरी आउटर सरफेस ऑफ ए मटेरियल, मे बी हॉलो मे बी सॉलिड, कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बोथ है। तो हम मटेरियल टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों केस क्या होता है इसमें, आउटसाइड ऑफ द मटेरियल चार्ज रिसाइड करता है। तो बच्चों एक चीज देखो कि हमारे पास, हम एक चीज का अभी प्रूफ करेंगे कि एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर क्या हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक, जिधर सिलेंडर इज चार्ज सिलेंडर। तो चार्ज सिलेंडर अगर हम बोले तो बच्चों चार्ज विल रिसाइड ऑन द किधर, आउटर सरफेस, चार्ज विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, चार्ज विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। तो बच्चों चार्ज, मान लो कि ये सिलेंडर की वजह से एक पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम गॉस लॉ से देखेंगे। गॉस लॉ से देखेंगे कि एक पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बच्चों एक पॉइंट ले लेते हैं P इनसाइड द मटेरियल। पहले हम देखेंगे कि P सिलेंडर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और सिलेंडर के नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे बच्चों ये चार्ज सिलेंडर के वजह से, पहले देखेंगे हम इनसाइड में क्या होगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद देखेंगे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है बच्चों तो हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस शुड बी सच दैट, so that the electric field, direction of electric field and direction of area vector is parallel, or the angle between them is 0 degree, so that calculation of Gauss law will be much more easier. So that is why बच्चों in case में by intuition we can say that the structure of the Gaussian surface must be a cylinder. The structure of the Gaussian surface must be a cylinder and the cylinder surface must pass through the point P. एक चीज याद रखना बच्चों, सिलेंडर का सरफेस मस्ट पास थ्रू पॉइंट P। एंड एक चीज भी याद रखना बच्चों, इस केस में हमने सिलेंडर क्यों लिया, क्योंकि ये सिलेंडर जो होगा इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो एरिया वेक्टर दोनों का पैरेलल होगा। इसीलिए सिलेंडर के केसेस में हमने एक दूसरा सिलेंडर ले लिया। जैसे कि पॉइंट चार्ज के केसेस में हम लोग लेते हैं स्फीयर, हम लोग लीनियर चार्जेस के केसेस में लेते हैं एक सिलेंडर, सिलिंड्रिकल चार्जेस के केसेस में लेते हैं सिलेंडर इटसेल्फ, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज पैरेलल। एंड एक चीज याद रखना बच्चों, द एक्सिस ऑफ द आउटर सिलेंडर शुड बी
same as the axis of the inner cylinder so that symmetry will prevail. Symmetry will prevail. Symmetry भी बजाय रखना है, क्योंकि अगर आपने एक्सिस को सेम नहीं लिया तो हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई हमने ये वाला फिगर कंसीडर किया. ये सब चीजें बच्चों आपको प्रैक्टिस से आएगा. बहुत सारा जब अननोन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा गॉसियन सरफेस कैसे चूज करना है, कौन सा चूज करना है. वो आप जितना अच्छा ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो बच्चों इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो है ही. क्या है बच्चों? हमने ये सिलेंडर चूज किया बच्चों लेंथ ऑफ एल लेंथ का. कितना लेंथ का लिया बच्चों? एल लेंथ का सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर कंसीडर किया. तो हमें टोटल सरफेस, टोटल चार्ज से कोई मतलब नहीं. जितना चार्ज इस सिलेंडर के लेंथ में जितना चार्ज आएगा वही हमारा काम पे आएगा. तो बच्चों एक चीज देखो कि गॉस लॉ से हमें पता चलता है कि E डॉट डीए इक्वल्स टू Q by epsilon naught. Yes or no? E dot dA equals to Q by epsilon naught. But उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? एक चीज आपको तो ध्यान पे रखना चाहिए. जैसे कि E dot dA करते समय पहली बात तो यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा और ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा बच्चों, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वो पैरेलल होगा. दैट इज व्हाई E dot dA को हम लिख सकते हैं कितना बच्चों? E डॉट डीए को लिख सकते हैं हम E इंटू डीए, E dA, where इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें अभी कांस्टेंट लेना है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे एक चीज बोला गया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब हम लोग ये चीज को लिखेंगे क्योंकि अभी लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद आएगा. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड सिलेंडर. हम किस केस के बारे में काम कर रहे हैं बच्चों? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिलेंडर. तो बच्चों एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो बाहर की तरफ आएगा. तो बच्चों ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट E इंटू ए. तो बच्चों सिलेंडर, जब भी हम लोग सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे तो बच्चों जब भी हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो बच्चों हर एक केसेस में मेरा E डॉट डीए का वैल्यू E इंटू ए आएगा, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिंड्रिकल चार्ज. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिलेंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा. कांस्टेंट आएगा तो इंटीग्रेशन पे बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीए हो जाएगा कितना? A. ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू Q by epsilon naught. तो बच्चों ये चीज मैंने सिखा दिया. अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक ये जो E डॉट डीए आता है, और अगर गॉसियन सरफेस हमने अच्छे से ले लिया है, सही गॉसियन सरफेस लिया है तो बच्चों ये जो इंटीग्रेशन होता है, इस जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए, इसका डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस वी कंसीडर. एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस वी कंसीडर. तो बच्चों ये जो आप देखो E डॉट डीए, ये चीज हम हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे. जब भी हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो बच्चों हर जगह पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. बार बार E डॉट डीए नहीं लिखेंगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो E इंटू ए इक्वल्स टू Q बाई इप्सिलॉन नॉट. तो बच्चों एक चीज बताओ कि हमने तो गॉसियन सरफेस लिया, बट एक चीज तो हमने देखा ही नहीं कि ये जो चार्ज Q है ना, ये Q का डेफिनेशन क्या था? आपने गॉस लॉ में बताया था कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. बट ये जो गॉसियन सरफेस है बच्चों, इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं. तो बच्चों Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना? 0. तो इसका मतलब ये अगर 0 है, इसका मतलब E इंटू ए इक्वल्स टू 0 और E इक्वल्स टू 0. E 0 है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, electric field inside the solid conducting, hollow non-conducting cylinder is 0. Why 0? Because there is no charge inside. चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? बाय इंट्यूशन आप ये भी समझ सकते हो. तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मटेरियल whose charge resides on its surface is 0. ठीक है बच्चों,
तो बच्चों इसका नेक्स्ट ये केस वो था, मान लो कि सिलेंडर का रेडियस था r और ये जो कंडक्टर का रेडियस था r। क्वेश्चन पे आपको ऐसा आएगा कि बच्चों एक सिलेंडर है जो जिसका रेडियस है कैपिटल R और उसके आउटर मोस्ट सरफेस में चार्ज रिसाइड करता है और उसका एक्सिस से एक डिस्टेंस ले लिया स्मॉल r, वेयर स्मॉल r लेस देन r। इस कंडीशन पे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखोगे P पॉइंट पे, उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? जीरो होगा, पूरा जीरो होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि R ग्रेटर देन जब R होता है तब केस कैसे चेंज होता है, ये चीज हम अभी देखेंगे। तो बच्चों पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि एक सॉलिड इस तीनों टाइप का जो मटेरियल होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों कि उसके केसेस में चार्ज रिसाइड करता है आउटसाइड द मटेरियल। तो आउटसाइड द मटेरियल अगर चार्ज है तो हमने देखा था इनसाइड का कोई भी पॉइंट ले लो, उसके केसेस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो यूजिंग गॉस लॉ। अब हम देखेंगे बच्चों इन केसेस में कि आउटसाइड द मटेरियल बच्चों, आउटसाइड द मटेरियल का एक पॉइंट लेंगे P और उस पॉइंट पे देखेंगे बच्चों कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उस पॉइंट पे बच्चों मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बच्चों प्रीवियस केस में तो हमने देखा था कि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, तो इसीलिए डायरेक्टली जीरो कर दिया था। बट बच्चों इन केसेस में इस केसेस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी देखना है। जैसे कि आपको बोला था कि कोई भी पॉइंट के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलरली गॉसियन सरफेस चूज करो एंड गॉसियन सरफेस का आउटर मोस्ट पॉइंट और गॉसियन सरफेस का जो आउटर सरफेस मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट P। गॉसियन सरफेस का आउटर पॉइंट मस्ट पास दिस पॉइंट P। सो बच्चों हमको इस केस में भी जो मेरा गॉसियन सरफेस आएगा वो होगा सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के केसेस में बच्चों देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर इज पैरेलल इन नेचर। सो दैट इज व्हाई वी विल कंसीडर ए इसका सिमेट्रिक एक्सिस है, सिमेट्रिक एक्सिस है तो हम चूज करेंगे बच्चों एक सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस से पास करता हुआ जाए। एक सिलेंडर चूज करेंगे बच्चों जो गॉसियन सरफेस से पास करता हुआ जाए। ठीक है बच्चों, गॉसियन सरफेस से पास करता हुआ एक सिलेंडर हम ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस से पास करता हुआ एक सिलेंडर हम ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों क्या होता है बच्चों जब गॉसियन सरफेस चूज करेंगे तो ये सिलेंडर, मान लो कि इस सिलेंडर बाहर से और दूसरा सिलेंडर से ढका हुआ है, तो बच्चों ये मेरा बाहर वाला सिलेंडर है मेरा गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L एंड रेडियस कितना R। गॉसियन सरफेस लेंथ L, रेडियस गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। एंड ये जो सिलेंडर के ऊपर मेरे पास मेरा चार्ज रखा हुआ है बच्चों, उस सिलेंडर का रेडियस कितना बच्चों? कैपिटल R। उस सिलेंडर का रेडियस कितना बच्चों? कैपिटल R। ठीक है बच्चों, तो एक चीज ध्यान में रखो कि गॉसियन सरफेस में बच्चों इसके पास कितना सरफेस है। इसके पास देखो बच्चों एक सिलेंडर के केसेस अगर लें तो सिलेंडर के पास पहले सिलेंडर को कंसीडर करते हैं बच्चों। गॉसियन सरफेस तो ये ले लिया, पर एक सिलेंडर के पास कितना सरफेस होता है बच्चों? 3 सरफेस। 2 होता है हमारा, क्या होता है बच्चों? 2 होता है हमारा प्लैनर सरफेस, 2 होता है हमारा बच्चों प्लैनर सरफेस, और बच्चों एक होता है बच्चों सर्कुलर सरफेस। 2 प्लैनर सरफेस होता है और एक होता है सर्कुलर सरफेस। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चों? रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो बच्चों फ्लक्स कैन बी जनरेटेड इन ऑल 3 सरफेसेस। मान लो कि ये सरफेस को मैंने नाम ले लिया, इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा उसको मैंने नाम ले लिया φ1। इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा उसको, इस सर्कुलर सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा
उसको हम नाम देते हैं बच्चों phi2, उसको हम नाम देते हैं बच्चों phi2। और ये तीसरा वाला जो नीचे वाला जो प्लेनर सरफेस है उससे जो फ्लक्स निकलेगा उसको बोल दिया कि phi3। अब बच्चों टोटल फ्लक्स इनसाइड द ड्यू टू द सिलेंडर गॉसियन सरफेस सिलेंडर इज phi net। टोटल phi कितना बच्चों? फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई इट कैन बी इजीली एड अप। तो phi net को हम लिख सकते हैं phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi net को हम लिख सकते हैं बच्चों phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो बच्चों इस phi1 के केसेस में देखो बच्चों, जो अपर वाला सरफेस जो लिया उसका एरिया वेक्टर किधर बच्चों? ऊपर की तरफ। और बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बच्चों? इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में अंतर कितना है बच्चों? एंगल वाइज अंतर कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो बच्चों जो गॉस फॉर्मूला होता है phi1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट dA, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। तो E डॉट dA मतलब क्या होता है बच्चों? E इंटू dA इंटू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो cos 90 मतलब 0, दैट इज व्हाई phi1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? cos 90 का वैल्यू होता है 0। E और A का अंदर एंगल कितना? 0, सॉरी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या? cos 90 मतलब क्या होता है? 0। तो E phi1 हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, phi1 हो जाएगा 0। और सिमिलरली अगर phi3 कंसीडर करें तो बच्चों एक बार phi3 कंसीडर कर लेते हैं। इसका एरिया वेक्टर क्या? क्लोज सरफेस से एरिया ऑलवेज टू आउट रेडियली आउटवर्ड होता है, आपको बोला था। तो ये मेरा एरिया वेक्टर और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, दोनों में से 90 डिग्री था। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एक वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज 90 डिग्री। तो phi3 हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। E डॉट dA मतलब सिमिलरली E dA cos थीटा। और cos थीटा है बच्चों, cos थीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। तो cos थीटा की cos 90 कितना? 0। तो दैट इज व्हाई phi3 विल आल्सो बी 0। phi3 विल आल्सो बी 0। phi3 विल आल्सो बी 0। तो बच्चों एक चीज बताओ कि ये भी 0, ये भी 0, तो बच्चों बाकी रह गया ये सर्कुलर सरफेस। तो सर्कुलर सरफेस में बच्चों आप इधर से इधर आते हैं, राइट से थोड़ा लेफ्ट आते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर सरफेस में अगर जब कंसीडर करेंगे, सर्कुलर सरफेस में अगर जब कंसीडर करेंगे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरफ। बच्चों सर्कुलर सरफेस में भी एरिया होता है रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों रेडियली आउटवर्ड एरिया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो अपर व्यू से देखोगे तो बच्चों एक्चुअल में मैंने राइट साइड और लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जा रहा है, क्योंकि सिलेंडर है ना, सिलेंडर के चारों तरफ आउटर सरफेस में मेरा चार्ज है, तो चारों तरफ से पॉइंट चार्ज से जैसे चारों तरफ निकलता है वैसे ही चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो अगर अपर व्यू से देखें तो बच्चों, ऊपर से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होगा। और साथ साथ एरिया वेक्टर भी एक सर्कुलर जो मेरा एरिया है ये होता है प्लेनर एरिया, ऊपर और नीचे प्लेनर एरिया, और ये मेरा सर्कुलर एरिया। तो सर्कुलर एरिया के लिए भी बच्चों एरिया वेक्टर होता है क्या? रेडियली आउटवर्ड। तो ये ई है तो ये ई है तो ये ई है तो ये, तो ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो इन केस ऑफ सर्कुलर सरफेस ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज ऑलवेज, तो थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो बच्चों phi2 क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। E डॉट dA हो जाएगा बच्चों, तो phi2 हो जाएगा बच्चों मेरा E इंटू dA इंटू cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा बच्चों E इंटू dA, ये हो जाएगा बच्चों E इंटू dA। एंड E क्या होगा बच्चों? मैंने बोला था यूनिफॉर्मली चार्ज, फिर से वही चीज आ गया, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो phi2 का वैल्यू क्या होगा? E बाहर आएगा इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा E इंटू A। ये चीज याद रखना, जब भी हम सिलेंडर के केसेस में काम करेंगे तो ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है बच्चों, ऐसे आ रहा है, तो सिर्फ सर्कुलर सरफेस पे काम करेंगे। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है, उन केसेस में सर्कुलर सरफेस से कुछ नहीं काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लैनर सरफेस है, प्लैनर सरफेस से फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों तो आपकी बार मतलब इस टाइम, सॉरी,
इस टाइम जो हम जो कम कर रहे हैं उसके केसेस में बच्चों फ्लक्स हम लोग किसके केस में कंसीडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सरफेस में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वही हम लोग टेक करेंगे, बाकी सब जो ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस के लिए है वो हम नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा बेसिक प्रिलिमिनरी कंडीशन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के करते समय बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं समझा दिया कि सिलेंडर के केसेस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कब काम पे आता है कब नहीं काम पे आता, ये सब चीजें आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम अभी इसको इरेज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरे गधे बच्चों देखो, आप लोग पढ़ोगे तभी तो सीखोगे। तो बच्चों देखो कि एक जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस है, मैंने सिलेंडर कंसीडर किया बच्चों जो लेंथ L एंड रेडियस R, और मेरा जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसके ऊपर चार्ज कैसे है बच्चों, उसके ऊपर चार्ज है उसके सरफेस में चार्ज है। तो बच्चों हम लोग ले लेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, फिर से पहले जैसा ही है बच्चों, चार्ज कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अगर एक स्टिक के ऊपर चार्ज है तो हम कंसीडर करेंगे लैम्डा, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर बच्चों हम एरिया के ऊपर चार्ज कंसीडर करेंगे तो बच्चों क्या होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी, उसको हम बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू एरिया चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल्स टू होता है एरिया चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों एरिया चार्ज डेंसिटी के केसेस में हम लोग एरिया चार्ज डेंसिटी क्यों लिया, क्योंकि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस नॉट लीनियर, एक लेंथ के ऊपर नहीं है, एक पूरा सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज सिचुएटेड है, इसीलिए हमको सरफेस एरिया भी लेना है और सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना है। ठीक है बच्चों, तो फिर से अगर हम गॉस लॉ एप्लीकेबल करें तो आपको मालूम है ना गॉस लॉ इक्वल्स टू बोले थे Q बाई इप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने अभी बोला कि सिलेंडर के अगर देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस से अगर रेडियली आउटवर्ड हो रहा है तो बच्चों हमने बोला था कि अगर आपका गॉसियन सरफेस अगर सिलेंडर है तो उसके केस में ऊपर वाले प्लैनर सरफेस और नीचे वाले प्लैनर सरफेस से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, तो ओनली फ्लक्स विल बी phi3 ड्यू टू द सर्कुलर सरफेस, ओनली सर्कुलर सरफेस पे मेरा फ्लक्स जनरेट होगा, और वो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों, अगर आपके पास गॉसियन सरफेस है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट किस लिए होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, E into A, एंड A क्या है बच्चों, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, नॉट एरिया ऑफ द सिलेंडर कंटेनिंग चार्जेस, नो, हमने ये जो E डॉट दिए है वो किसके ऊपर है, गॉसियन सरफेस के ऊपर है, और Q इनसाइड मतलब क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमको देखना है। तो बच्चों Q बाई इप्सिलॉन नॉट, अच्छा तो एरिया हमको क्या लेंगे, आप देखना पड़ेगा कि एरिया का वैल्यू क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, मैंने गॉसियन सरफेस के एरिया लिया था लेंथ L और रेडियस R, तो बच्चों एरिया क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r into L, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 पाई r into L, एंड Q क्या होता है बच्चों Q क्या होता है, Q होता है द गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो बच्चों गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जितना L लेंथ वाला सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज है, तो बच्चों हम लोग ये चार्ज जो बाहर का जो चार्ज है इससे कोई मतलब नहीं हमारा, हम क्या करेंगे जितना L लेंथ के अंदर जितना चार्ज रहेगा, ये सिलेंडर के अंदर L लेंथ के बराबर जितना चार्ज आएगा सिर्फ उतना ही चार्ज लेंगे, मतलब इतना एरिया पे जितना चार्ज है वही हम लेंगे, इतना एरिया पे हम लोग जितना चार्ज होगा वही लेंगे। तो बच्चों हेलो बच्चों, तो बीच में से थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से बीच में लेक्चर बंद हो गया था, तो बच्चों जो चार्ज होगा वो चार्ज किसके ऊपर है बच्चों, छोटे वाले रेडियस वाले सिलेंडर के ऊपर, छोटे या लंबे वाले रेडियस के सिलेंडर के ऊपर, तो उसके ऊपर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इसके लिए हमें चाहिए सिग्मा लेना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि हमेशा कांस्टेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और कितना एरिया के अंदर वो चार्ज है, जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम क्या करते थे लैम्डा इनटू L, इधर करेंगे सिग्मा इनटू A डैश, तो हमने ऑलरेडी A ले लिया है गॉसियन सरफेस के एरिया, दैट इज व्हाई इसको लेंगे A डैश, तो A डैश का मतलब कितना 2 पाई r इनटू L,
कितना एरिया लेना है, जितना गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वही हमारा फील्ड जनरेट करेगा, उतना ही हमें लेना है। और फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है, तो हमें पूरा लेंथ लेके क्या फायदा, हमें तो फील्ड से मतलब है ना। तो छोटा सा एक गॉसियन सरफेस ले लिया, उसका लेंथ ले लिया, उस लेंथ के अंदर जितना चार्ज है उतना ही ले लिया, क्योंकि ये सब चीजें हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। दैट इज व्हाई हम लोग कोई भी लेंथ ले सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नेसेसरी नहीं होता तो ये सब चीज हम नहीं कर पाते, हमें पूरा सिलेंडर के लिए ही कैलकुलेशन करना पड़ता था। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा इंटू ए डैश इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल इंटू सिग्मा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला से क्या आता है बच्चों, E इंटू 2 पाई आर एल, एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 पाई इंटू आर एल, एंड ये वाला एरिया Q का वैल्यू कितना बच्चों, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इससे हमें क्या मालूम पड़ता है बच्चों, ये 2 पाई काटो, एल काटो, आर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बच्चों ये जो मेरा फॉर्मूला हुआ, ये बच्चों आया क्या, एक सिलेंडर कॉन्टेनिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिलेंडर, उसके केसेस में बच्चों उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिलेंडर के केसेस में, उसके केसेस में बच्चों उसके आउटर मोस्ट सिलेंडर के आउटर मोस्ट पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसके इनर मोस्ट पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 था, आउटर मोस्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो हमने देखा कि r सिग्मा बाई इप्सिलॉन इनटू r। तो बच्चों r तो कांस्टेंट है, सिलेंडर का लेंथ कांस्टेंट है, बट मगर हम तो ये वाला लेंथ का तो वैरी कर सकते हैं ना, ये रेडियस को तो हम कोई भी ले सकते हैं ना, आउटर मोस्ट पॉइंट मतलब इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, तो वेरिएबल क्या ओनली r। तो हम बोल सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, यस और नो, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। पहले क्या था, E 0 था। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, E वर्सेस r का एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर whose charge resides on its surface, whose charge resides on its surface। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक सॉलिड एक कंडक्टर एक मटेरियल है मेरे पास जिसका चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस में रिसाइड करता है। तो इस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैरी क्या करेगा, एक्सिस से अगर एक पॉइंट ले लिया P जो कि इनर सरफेस में है, आउटर सरफेस के अंदर है, और दूसरा पॉइंट ले लिया P जो कि आउटर मोस्ट P डैश जो कि आउटर मोस्ट पॉइंट पे, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है P पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए जो सिलेंडर का अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 0, और कोई भी बाहर का पॉइंट ले लो तो उसके लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा r बाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये होगा ना बच्चों, ये होगा। तो दैट इज व्हाई बच्चों इफ E इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा r बाई इप्सिलॉन इनटू r। सो दैट इज व्हाई बच्चों आप बोल सकते हो क्या, E वर्सेस R का ग्राफ क्या होगा, E वर्सेस R का ग्राफ क्या होगा बच्चों। तो मतलब बच्चों मान लो कि इसका रेडियस है कैपिटल R, इसका रेडियस है कैपिटल R, तो ये है मेरा स्मॉल r, ये मेरा कैपिटल R है। तो कैपिटल R का कुछ क्या अप टू कैपिटल R के जितना भी पीछे रहोगे, R से छोटा कोई डिस्टेंस ले लो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 0। अब बच्चों कैपिटल R का वैल्यू जब भी इसका सरफेस पे आओगे बच्चों, सरफेस पे आपका सबसे ज्यादा होगा, सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा कितना, उसका वैल्यू होगा बच्चों सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों R की जगह कैपिटल R पुट करो तो R के कट जाएगा, तो आएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो उससे बच्चों इसके बाद कैसे वैरी करेंगे बच्चों, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r। हमेशा कॉल करते हैं। तो बच्चों कैसे वैरी करेगा बच्चों, वैसे वैरी करेगा E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r फॉर्मूला पे वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा बच्चों, कुछ ऐसे वैरी करेगा। तो ऐसे वैरी करेगा तो कैसा आएगा, इसके पहले था 0, ठीक है बच्चों, पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो सडनली जब ये सरफेस पे आया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, उसके बाद E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r इस फॉर्म पे वैरी कर रहा। तो ये मेरा E वर्सेस R का ग्राफ हो गया इन केस ऑफ materials, certain materials whose charge reside on the outermost surface of the conductor, whose charge reside on the outer surface of a material. Thank you.
हेलो बच्चों, तो इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अंदर, सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर क्या होता है और कैसे वेरी करता है वो देखेंगे। हमें पता है कि बच्चों हम लोग चार मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, उनमें से तीन पार्ट को एक जगह पे और एक पार्ट को अलग जगह पे देख रखा था। वो है अलग पार्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स। तो बच्चों देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स। तो बच्चों इधर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के केसेस में बच्चों क्या होता है, चार्ज रिसाइड्स ऑन एनी पोजीशन विद इन इट्स मटेरियल। मटेरियल के अंदर किसी भी जगह पे चार्ज रह सकता है। तो बच्चों इन केस में इस सिलेंडर का रेडियस को r मान लो और ये सिलेंडर का एक्सिस से एक पॉइंट ले लो P, ठीक है, एक पॉइंट ले लो P और उस P पॉइंट का रेडियस मान लो r, स्मॉल r। उस P पॉइंट पे बच्चों अभी हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है, ये जो एक चीज इधर भी बोला गया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो केस में भी आगे जाके कोई क्वेश्चन पे, जेई एडवांस का क्वेश्चन पे आ सकता है, पर फिलहाल थ्योरी के लिए, बोर्ड के लिए एंड जेई मेंस का कॉन्सेप्ट के लिए और नीट के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये चीज अच्छे से आना चाहिए। तो बच्चों सिलेंडर विथ चार्ज डेंसिटी कितना होगा बच्चों, चार्ज डेंसिटी देखो भाई, चार्ज अब किस पे है, लाइन पे है कि सरफेस पे है। चार्ज अभी लाइन पे भी नहीं है, सरफेस पे भी नहीं है, चार्ज है एंटायर वॉल्यूम पे। तो बच्चों हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे, वो क्या होता है बच्चों, रो को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या क्या होगा, इन ब्रैकेट वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू रो इन ब्रैकेट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, क्योंकि चार्ज अभी सरफेस पे नहीं है, एक लाइन के ऊपर भी नहीं है, चार्ज पूरा वॉल्यूम पे सिचुएटेड है। तो बच्चों अगर r डिस्टेंस दूर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए बच्चों गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो बच्चों गॉसियन सरफेस के केसेस में बच्चों एक चीज देखो कि मेरा फिर से हमें एक छोटा सा सिलेंडर ड्रॉ करना है, जिस सिलेंडर का लेंथ है बच्चों स्मॉल एल लेंथ का एक सिलेंडर ले लिया, बट सिलेंडर का जो सरफेस, आउटर सरफेस मस्ट बी टच बाय द पॉइंट P। तो P पॉइंट को आउटर मोस्ट सरफेस से टच होना जरूरी है। तो बच्चों ये जो सिलेंडर है इसके अंदर भी थोड़ा बहुत चार्जेस है, ठीक है बच्चों, कितना चार्ज है वो हम निकालना पड़ेगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपको बोला था कि इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा बच्चों, वो कैसे निकलेगा, सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे निकलेगा, हमेशा पैरेलल लाइंस निकलेगा, सिलेंडर से आउटर मोस्ट चारों तरफ ऐसे निकलेगा, चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ निकलेगा। मैंने दो तरफ निकाला, इधर से भी उधर से भी उधर से ही निकलेगा, ना ही ऊपर की तरफ जाएगा ना ही नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर, क्योंकि जब भी आप सिलेंडर लोगे बच्चों, तो सिलेंडर के केसेस में क्या होता है कि सिलेंडर के केसेस में चार्ज हमेशा यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म होता है। तो बच्चों एक चीज बताओ, अभी इसके केस में अगर गॉस लॉ का अप्लाई करें तो क्या होगा बच्चों, गॉस लॉ को एप्लीकेबल करें तो बच्चों हमें पता है कि इस सरफेस की वजह से और इस सरफेस की वजह से मेरा कोई फ्लक्स जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटर, ऊपर की तरफ तो कोई फील्ड है ही नहीं, और ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। तो बच्चों इस केस में बताओ कि इंटीग्रेशन ओनली फ्लक्स जनरेट इन द राउंड सरफेस, मतलब कर्व्ड सरफेस, और आप बोल सकते हो कि सर्कुलर सरफेस। इस सरफेस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसकी वजह से ही मेरा फ्लक्स जनरेशन होगा। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि इसको इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए बच्चों इक्वल्स टू
क्यू नेट बाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल्स टू बच्चों क्यू नेट बाई इप्सिलॉन नॉट। तो की डॉट डी को हम लिख सकते हैं क्या, ई डॉट डी को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए, क्योंकि बच्चों इधर जो एरिया वेक्टर है बच्चों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा पैरेलल है, सो दैट इज व्हाई ई डॉट ए इक्वल्स टू क्यू नेट बाई इप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया था उस गॉसियन सरफेस के केसेस में बच्चों जो मेरा इसका ये जो छोटा वाला सिलेंडर इसका एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एल, एल लेंथ का एंड आर रेडियस का मैंने एक छोटा सा सिलेंडर ले लिया, ठीक है बच्चों। बट चार्ज कितना होगा बच्चों इसके अंदर, चार्ज कितना होगा बच्चों, चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, मतलब अभी तो सरफेस पे चार्ज नहीं है बच्चों, पूरा वॉल्यूम पे चार्ज बिखरा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों इसको हम वॉल्यूम की जगह किस वॉल्यूम मतलब कौन सा वॉल्यूम लेंगे, ये वाला सिलेंडर का, ये वाला सिलेंडर का, नो आपने जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर किया कौन से केसेस में, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का लेना है, वॉल्यूम किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का। हर कैलकुलेशन हो रहा है वॉल्यूम, हर कैलकुलेशन हो रहा है गॉसियन सरफेस के अगेंस्ट, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमें देखना है। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर एल ले लिया, अब इसको काटो, पाई पर से पाई काटो, आर से आर काटो, एल से एल काटो, तो ई हो जाएगा बच्चों रो आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, ई प्रोपोर्शनल टू आर। देखो बच्चों जब तक रेडियस का, जब तक मेरा सिलेंडर का अंदर का कोई पॉइंट हम चूज करेंगे इस केस में, तब तक हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर का प्रोपोर्शनल हो रहा है, जितना मेरा रेडियस बढ़ेगा उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, जितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सॉरी जितना मेरा रेडियस बढ़ेगा उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा। तो ये हो गया, ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों, ऊपर की तरफ मैंने क्यों नहीं लिया, चार्ज ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही रेडियली आउटवर्ड क्यों आ रहा है, सिलेंडर के केसेस में रेडियली आउटवर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों आप एक सिलेंडर को सिलेंडर के ऊपर जो भी चार्ज है, जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम एक छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन से हमेशा बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, स्ट्रेट लाइन से हमेशा बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन है, उसके वजह से हर एक स्ट्रेट लाइन की वजह से एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इसका मतलब कि सिलेंडर के अंदर जो चार्ज बसा रहेगा उसके वजह से जो मेरा चार्ज होगा, उसके वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ नहीं होगा। तो इसके पीछे और यही कारण है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से देख लो, ई प्रोपोर्शनल टू आर कैसे हो गया, एक बार कॉपी नोट बना ला। और इसके आगे हम देखेंगे कि अगर ये केस था आर लेस देन आर के केसेस में क्या होता है, इसके आगे देखेंगे कि आर ग्रेटर देन आर, मतलब कोई भी एक पॉइंट अगर इस सिलेंडर के बाहर का पॉइंट हो, तो उस केस में बच्चों मेरा कैलकुलेशन कैसे चेंज होता है वही हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस पॉइंट पे हम देखेंगे, इस सेशन में हम लोग देखेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर ग्रेटर देन आर, मतलब सिलेंडर के बाहर का कोई पॉइंट के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वही हम अभी देखेंगे। तो बच्चों हमने गॉसियन सरफेस, हमको एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो P एक गॉसियन सरफेस ले लिया हमने, एक सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, क्योंकि हमको गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है बच्चों जिसके केसेस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन शुड बी पैरेलल, सो दैट द थीटा इज 0 डिग्री एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा गॉसियन मेरा कैलकुलेशन में सुविधा हो जाएगा।
कैलकुलेशन सुविधा हो जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड सरफेस इंटीग्रल आपको नहीं करना पड़ेगा। दैट इज हमको चीजों को इजी बनाना है, दैट इज जे इज ऑल अबाउट। कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कितना जल्दी आप इजी बना सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि ये ऊपर और नीचे में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा रेडियली आउटवर्ड, इसके वजह से भी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन E डॉट DA इक्वल्स टू Q नेट बाई इप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन E डॉट DA इक्वल्स टू Q बाई इप्सिलॉन नॉट। अब बताओ DA और E के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो हो जाएगा बच्चों ये और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है, इसीलिए E इंटू ए हो जाएगा बच्चों। E इंटू ए इक्वल्स टू Q नेट बाई इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों E का वैल्यू A का वैल्यू कितना होगा बच्चों? एरिया का वैल्यू होगा बच्चों, ये गॉसियन सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। एरिया किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का। चार्ज Q नेट किसका लेना है बच्चों? गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, सारी को चीज गॉसियन सरफेस के रिलेटेड होगा। तो बच्चों हम देखेंगे कि गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा बच्चों। हमने इस सिलेंडर का एरिया लिया था R एंड इसका जो लेंथ लिया था L। तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला होगा हमारे पास है पाई 2 पाई R इंटू L। आई थिंक इट इज करेक्ट। एरिया इक्वल्स टू 2 पाई RL सिलेंडर का लेंथ होता है, एंड Q नेट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम का वैल्यू होता है कितना? वॉल्यूम का वैल्यू होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। वॉल्यूम का वैल्यू होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं? E डॉट ए की जगह लिखेंगे कितना? 2 पाई आर एल इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई। अच्छा, एक चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर एल, आर स्क्वायर की जगह ये आर लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो ये सिलेंडर के अंदर था, तो हमें वॉल्यूम देते समय इस सिलेंडर का गॉसियन सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम पे चार्ज है, चार्ज तो इसके बाहर ये वाला पोर्शन तो नहीं है, चार्ज तो सिर्फ इसके अंदर है। तो दैट इज व्हाई हमें इस सिलेंडर का इतना वाला पोर्शन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते समय वॉल्यूम जब लेंगे रो इंटू भी करेंगे, तो रो भी करते समय आर की जगह कैपिटल आर लेंगे, क्योंकि फिर से बता रहा हूं कि चार्ज इस पूरा पोर्शन पे नहीं है, चार्ज है सिर्फ इतना पोर्शन पे, और इतना पोर्शन मतलब जो छोटे रेडियस का बड़ा वाला लंबा वाला रेडियस था, उसका इतने वाला एल लेंथ का गॉसियन सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम पे कितना चार्ज है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो दैट इज व्हाई आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे, बाकी सब कैलकुलेशन सही है। तो बच्चों इसका कैलकुलेशन करके आपको आएगा, आई थिंक आएगा रो इंटू आर स्क्वायर बाई 2r इप्सिलॉन नॉट, रो इंटू आर स्क्वायर बाई 2r इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हो गया मेरा फॉर्मूला, एंड इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? एक चीज हमें इससे पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इससे हमें पता चलता है बच्चों, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, E प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो बच्चों हमें मिल गया कि बहुत इजी हो गया, आपको एक चीज सिखा दिया था, क्योंकि E डॉट DA को इस कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल को इजी कर सकते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और cos थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो वो हमने गैसियन सरफेस का ऐसे सरफेस लिया जैसे कि वो दोनों आ जाए, और यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर लिया सो दैट E इज कांस्टेंट। तो दैट इज E डॉट DA को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E इंटू ए। अब A का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या होगा, सब आपने एक्सप्लेन किया। उधर से आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटर सरफेस ऑफ इस रेडियस से बाहर जाओगे तो आउटर ऑफ इस रेडियस मतलब सिलेंडर के बाहर जाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, ये 1/r का प्रोपोर्शनली वेरी करेगा। तो अभी हम बच्चों इस केस में, सॉलिड के केस में E वर्सेस R का ग्राफ फिर से देखेंगे। तो बच्चों हम सॉलिड कैसे, सिलेंडर के केसेस में हम कैलकुलेट करेंगे कि E वर्सेस R का ग्राफ कैसा होगा। तो बच्चों देखो कि जब मैंने बोला था, जब भी सॉलिड के केसेस में जब E रेडियस के कोई भी सिलेंडर के इनर पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो आया था बच्चों E प्रोपोर्शनल टू R आया था।
तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ये लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होके कुछ मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू होगा आई थिंक इप्सिलॉन, सॉरी ये होता है रो आर बाई, सॉरी रो बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये शायद मैक्सिमम वैल्यू आएगा रो आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है कि ई का फॉर्मूला क्या था बच्चों? अगर सिलेंडर के अंदर कुछ वैल्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस केसेस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? रो आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बात तो रो ई प्रोपोर्शनल टू आर हमने निकाला। और बाहर के केसेस में क्या था बच्चों? रो आर स्क्वायर बाई 2 आर स्मॉल आर इप्सिलॉन नॉट, ये था ट्रू स्मॉल आर इप्सिलॉन नॉट, ये था मेरा वैल्यू। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि इधर आर की जगह, दोनों केसेस में आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे तो देखो सेम वैल्यू आ रहा है। तो से ये जो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, बोथ द फार्मूला गिव्स द सेम रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा कैलकुलेशन सही है। तो बच्चों जब हम लोग आर से बाहर जाएंगे तो हो जाएगा कितना? ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर मतलब कितना? ऐसा ऐसा। तो पिछले वाले केसेस में जब हमने हॉलो सिलेंडर किया था उस केस में था ये वाला पोर्शन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बाकी पोर्शन सेम था। तो इससे और इससे एक ही फर्क पड़ता है कि कोई भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग केस में कोई सिलेंडर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्योंकि चार्ज है तो फील्ड तो रहेगा ही, और चार्ज उसके केस में बाहर की तरफ था, दैट इज व्हाई नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, बट बाहर की तरफ दोनों केसेस में ही सेम फॉर्मूला होगा। यही आपका दिखता है, दोनों में डिफरेंस यही इधर ही था और कोई इशू नहीं है। तो बच्चों एक चीज बताओ, अगर सिलेंडर के एक्सिस में मतलब अगर r इक्वल्स टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? 0। तो r इक्वल्स टू 0 है तो मतलब एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0। एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। तो हम इसको 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम लेके जाएंगे, फिर धीमे धीमे 0 करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, उतना ही चार्ज का क्षमता कुछ देर तक रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कमते कमते 0 हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर यही खत्म करते हैं।